चीन और पाकिस्तान की जोड़ी मोदी सरकार की कमजोर नीति की वजह से बनी। चीन और पाकिस्तान की जोड़ी मोदी सरकार की कमजोर और विफल नीति की वजह से बनी, ये राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। आज हम पूछें कि ये जोड़ी चीन और पाकिस्तान की कमजोर नीति की वजह से बनी या मजबूत कूटनीति, कूटने की नीति, दोनों की पिटाई हो रही थी, दोनों मिल गए, मजबूत कूटनीति की वजह से बनी। यही आज सवाल है, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। मोदी सरकार में बार बार पिटा चीन, फिर भी नहीं हो रहा यकीन, और चीन पाकिस्तान साथ है, तो इसके पीछे किसका हाथ है? आज इसी पर बात होगी। देखिए, कल ही संसद में राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि मोदी सरकार की, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान साथ आए। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख डोकलाम के लिए चीन का क्लियर प्लान है, चीन की स्ट्रेटेजी क्लियर है, क्लियर प्लान है चीन का, यानी कि चीन के खिलाफ भारत की नीति जो है वो कमजोर है, गलत है, विफल है। देखिए, राहुल गांधी के इस बयान के बाद हुआ क्या, अब आप ये समझिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें इतिहास की याद दिलाई, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का साथ तो 1963 से है, जब पाकिस्तान ने अक्साई चीन का हिस्सा चीन को सौंप दिया था, तो नजदीकियां नहीं है। जब पाकिस्तान ने अक्साई चीन का हिस्सा चीन को सौंप दिया था, तब दूरियां थी क्या? यह सवाल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी से पूछा। पाकिस्तान के सहयोग से पीओके में चीन कॉरिडोर बन रहा है, वो तो 2013 से बन रहा है, तब दूरियां थी क्या? मोदी सरकार के आने पर नजदीकियां बढ़ गई, ऐसा तो है नहीं। यह सवाल पूछा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने भारत की जमीन चीन और पाकिस्तान को दी। यह सवाल उठाया गया कि जमीन तो आपने दी भाई, 43,000 वर्ग किलोमीटर की। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, सरकार की तरफ से जवाब आए। 7 समंदर पार से भी जवाब आया। अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से भी कहा गया कि वो राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं करते हैं। यही नहीं, गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस होती तो चीन सारी जमीन हड़प लेता। वैसे राहुल गांधी के लिए एक जवाब आज ऑस्ट्रेलिया के अखबार से भी आया। सोचिए, कल राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति, कूटनीति पर सवाल उठाया कि कमजोर नीति, जिस वजह से चीन पाकिस्तान साथ, चीन को लेकर भारत की कूटनीति और विदेश नीति पर सवाल उठाया। और आज ये खबर आ गई कि ऑस्ट्रेलिया के अखबार से खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने खुलासा किया कि भारतीय सैनिकों के हड्डी तोड़ पराक्रम के बाद चीन के 38 सैनिक नदी में डूब के मर गए, बाकी दुम दबाकर भाग गए। दोबारा से सुनिए, जो लोग गलवान में भारतीय सेना और कर्नल संतोष बाबू की शहादत पर सवाल उठाते थे, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के अखबार से रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि गलवान में भारतीय सेना के हड्डी तोड़ पराक्रम की वजह से, जब रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी थी इस कर्नल संतोष बाबू जिनकी शहादत हुई, उनकी टीम ने 38 सैनिकों को मारा था हमने चीन के। यह नंबर तो कंजर्वेटिव है, 50 से ज्यादा मारे थे, जबकि कई चीनी सैनिक दुम दबाकर भाग निकले थे। अब एक तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं मोदी सरकार की कूटनीति पर, वहीं कूटने की नीति का नतीजा बाकी दुम दमाकर भागे और पाकिस्तान पर यानी कि यह मतलब समझिए कि भारत की बदली हुई पराक्रम पॉलिसी का यह असर है कि हमारे वीर सैनिकों ने जिस तरह चीन के गुरूर की गर्दन तोड़ी, दुनिया भर में चीन की बेइज्जती हुई, पीएलए के घमंड के टेंट उखड़ गए और चीन कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान को पीटा, चीन को पीटा। अब दोनों की पिटाई हो रही है तो हाथी तो मिलाएंगे, मरता क्या ना करता। तो मोदी नीति की वजह से, मोदी सरकार की कूटनीति की वजह से चीन पाकिस्तान साथ आए हैं, इसमें गलत तो नहीं है। अब वो कूटने की नीति है, अब दोनों की पिटाई हो रही है तो दोनों साथ ही आएंगे ना। चीन पाकिस्तान पिटे इसलिए मिले। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जुड़ गए मेरे साथ। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आलोक जी, स्वागत है आपका। शहजाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं। जनरल प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला सर। और सुहेल सेठ भी आज विशेष मेहमान हमारे साथ पैनल पर, आमतौर पर डिबेट्स में कम नजर आते हैं। सुहेल सेठ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सबसे पहले शहजाद, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मोदी ने बना दी जोड़ी चीन पाकिस्तान की, भाई आप लोगों की विफल नीतियों के चक्कर में चीन पाकिस्तान साथ आ गए और देश के लिए खतरा हो गया। देखिए अमन जी, आज तो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने भी राहुल गांधी की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी और कहा कि ये तर्क जो दिया जा रहा है कि भारत आइसोलेटेड है, ये पूर्ण तरीके से गलत है, क्योंकि आज भारत
क्वाड का भी हिस्सा है जिसमें अमेरिका, जापान भी है साथ में और ऑस्ट्रेलिया भी साथ में। और जिस प्रकार से चाइना को खदेड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से चाइना को आइसोलेट किया जा रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पर, स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर, ये पूरी दुनिया देख रही है। ये उस समय का भारत नहीं है जिस समय पर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा चीन को हमने अक्साई चीन के रूप में दे दिया था। ये उस समय का भारत नहीं है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट दे दी थी। ये उस समय का भारत नहीं है कि एक करार साइन कर दिया था, आरजीएफ में चंदा ले लिया था और $1 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बढ़ाकर $36 बिलियन कर दिया था। ये उस समय का भारत नहीं है कि टिया पंगनक, डूम चेली, चुमार, इस प्रकार से सारे सेक्टर्स को चाइना के हवाले कर दिया था, 640 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के हवाले कर दिया था। ये उस समय का भारत भी नहीं है जिस समय पर शमसगाम वैली भी चाइना को इलीगली दे दी गई थी, काराकोरम हाईवे बनाने दे दिया गया था। पाकिस्तान और चाइना का न्यूक्लियर कोलैबोरेशन जिस प्रकार से 1970 में हो रहा था, वो किसकी सरकार थी? ये सवाल का जवाब देना चाहिए। 2013 में जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, वो किसकी सरकार थी और किसकी विफलताएं थी? देखिए, बार बार चाइना के और पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाना, चाहे वो गलवान पर हो, चाहे वो तिरंगा नहीं लहरा रहा है गलवान में, इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाना, जिस प्रकार से गलवान में हमारे बलवान के शहीदों के बातों शहजाद, आपने राहुल गांधी का बयान सुना, पहुंचाने की कोशिश सुनिए, आपने राहुल गांधी का बयान सुना। वो खतरे से आगाह कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देश को शहंशाह की तरह चलाने, ध्यान से सुनिएगा जो उन्होंने कहा है, देश को शहंशाह की तरह चलाने की कोशिश हो रही है। इस सरकार की नीतियों के चलते आज देश के आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर बड़े खतरे का सामना, वो आपको बड़े खतरे से आगाह कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के गठबंधन से आगाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीति के कारण आज चीन और पाकिस्तान साथ आ गए हैं। आप खतरे से खेल रहे हैं। मेरी सलाह है, रुक जाइए, आप खतरे को हल्के में मत लीजिए। चीन और पाकिस्तान को आप साथ ला चुके हैं। वो आपको आगाह कर रहे हैं भाई, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते वो आपको आगाह कर रहे हैं। चीन का साथ कहां दे रहे हैं? वो तो आगाह कर रहे हैं कि आपकी गलत नीतियां उनके हिसाब से की वजह से वो दोनों मिल रहे हैं और ये खतरा है। सलाह है, रुक जाइए, ये उन्होंने कहा है। शहजाद, ये है पूरा बयान। 2017 में जब डोकलाम में भारत की सेना चीन की सेना को आंख में आंख मिलाकर जवाब दे रही थी, तब चोरी चोरी चुपके चुपके चाइना के एम्बेसडर के साथ कौन चाइनीज फूड खा रहा था, ये पूरे देश ने देखा है। जब भारत मुंहतोड़ जवाब गलवान में देता है तो चाइना के साथ खड़े होकर उनके प्रोपेगेंडा का विश्वास कि वहां पर कोई चीनी सैनिक नहीं मरा था, आज तो एक ऑस्ट्रेलियन अखबार ने भी इसको क्लैरिफाई कर दिया और रशिया के भी एजेंसी ने पहले क्लैरिफाई किया था कि 50 से अधिक लोग मारे गए थे। परंतु भारत के सेना के मनोबल पर सवाल उठाने का काम, उनकी वीरता पर सवाल उठाने का काम, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या गलवान में जो हमारे बलवानों ने ताकत दिखाई, उस पर सवाल उठाने का काम किसने किया है? गलवान में तिरंगा नहीं लहरा रहा है, यह सवाल उठाने का काम किसने किया है? बार बार चाइनीज प्रोपेगेंडा पर भरोसा करने का काम किसने किया है? और चाइना के साथ करार किसका है? आलोक शर्मा तो एक सम्मानित कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के। मेरा एक ही सवाल है उनसे, आलोक जी, जो राहुल गांधी ने दस्तखत किए चाइना के वहां की लीडरशिप के साथ करार का और आरजीएफ में फंड ले लिया है, उसका कागज आपने कभी देखा है? कभी आपने पूछा है कि उस कागज में क्या लिखा है? शहजाद, वो राजनीतिक आरोप हैं, वो आपके आरोप हैं, वो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आज जो डिबेट है, एक मिनट रुकिए ना, अब एक मिनट, आलोक शर्मा से मैं सवाल पूछूंगा। आलोक जी, दिक्कत यहां ये आ रही है कि मोदी सरकार की विफल नीतियों की वजह से चीन पाकिस्तान साथ आए, ये बड़ा खतरा, ये ठीक है, आप आगाह कर रहे हैं। समस्या यहां आ रही है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये नजदीकियां नई तो नहीं है। चीन पाकिस्तान तो 63 से 7 में है, जो एस जयशंकर जी विदेश मंत्री जी ने बताया। तो मेरा सवाल आपसे है आलोक जी, क्या चीन पाकिस्तान की नजदीकियां नई नहीं है क्या? आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि 1962 की लड़ाई के बाद एक भी जवान शहीद नहीं हुआ था। पहली चीज, 1975 के बाद जो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे जवान वहां पर शहीद हों। आज हालत ये है कि चाइना ने 9 जगह हमारी जमीन को कब्जा रखा। उत्तराखंड में वो घुसते हैं उनके फौजी, और हमारी जिस तरह से पुलों को तोड़कर वापस चले जाते हैं, वो चाहे फिंगर पॉइंट 4 से 8 की बात हो, चाहे विदेश मंत्रालय जो हमारा है उसके बयान हो, चाहे हमारे चाइना में विदेश जो एम्बेसडर हैं उनके बयान हो, चाहे जिस तरह से राजनाथ सिंह जी का बयान था, क्या वो सब झूठ थे? दूसरी बात, एक सांसद भाजपा के अरुणाचल प्रदेश के भाजपा के भारतीय पार्लियामेंट में संसद में खड़े होकर कहते हैं कि उन्होंने हमारी जमीन को कब्जा लिया है। क्या वो झूठ बोला था उन्होंने? मैं पूछना चाहता हूं, इन्हीं की पार्षद लेह लद्दाख में वो कहते हैं कि बहुत बड़े एरिया पर चाइना ने हमारे कब्जा किया।
क्या वो भी झूठ बोल रही थी? बात ये नहीं है, डोकलाम में क्या चाइना ने कंक्रीट का जंगल नहीं खड़ा कर लिया? क्या हमारी भूमि के ऊपर 4.5 किलोमीटर अंदर गांव नहीं बसाया गया? क्या एक बार विदेश मंत्रालय उसका खंडन करेगा? बार बार बात आ रही है कि साहब हमने 50 मार दिए, उनके 100 मार दिए। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से, हमारे 20 जवान जहां शहीद हुए थे वो कहां थे? क्या वो हमारे अंदर थे भूमि पर? क्या वो चीन की भूमि पर थे? वो कहां पर थे? इसका उत्तर आज तक नहीं मिला। चाइना के कितने मारे गए, क्या विदेश मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बार भी उनकी पुष्टि की है? मैं इस बात पे भी पूरी तरह से ये कहना चाहूंगा कि चाइना के 100 मरे, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि हमारा एक भी क्यों मरा। हमारा जवान हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात आती है इकोनॉमिक फ्रंट की। इकोनॉमिक फ्रंट में क्या चाइना अलग थलग हो गया? भाई चाइना की इकोनॉमी तो पिछले 2 साल में कहां पहुंची है देख लीजिए आप। चाइना से पिछले 2 साल में व्यापार लगभग 60% बढ़ गया। क्या ये सच है कि नहीं है? चाइना, रशिया एक और सवाल लेना मुझे पाकिस्तान आपसे। तीनों क्लोज आ गए। एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा। ठीक है। केवल चाइना और पाकिस्तान नहीं, रशिया भी क्लोज आ गए। पहली बार हुआ है पिछले 5 साल में कि रशिया और पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज ज्वाइंटली कर रहे हैं पिछले 70 साल के इतिहास में। पहली चीज। दूसरी चीज, पहली बार हुआ है कि हमारा सबसे पड़ोसी छोटा भाई निकटतम नेपाल हमसे दूर है, बर्मा हमसे दूर है, श्रीलंका, क्योंकि अब मोदी साहब ने को वहां पर जाकर चुनाव में मदद करनी चाहिए, वो भी हमसे दूर है। अब की बार ट्रंप सरकार कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया हो पहले तो बता दीजिए मुझे। विदेश नीति का, फॉरेन पॉलिसी का एफ नहीं पता इस सरकार को, और यही कारण है कि जो कल वक्तव्य दिया गया है वो अपने आप में पूरी तरह से। देखिए आलोक जी वक्तव्य पर बात नहीं, बस इतनी सी बात थी। ये क्लोज अभी तो नहीं है ना चीन पाकिस्तान। मेरा सवाल वो था, आपने पूरा बोला, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। मेरा एक सवाल अगर आप ले ले, 1 मिनट आलोक भाई, मेरा सवाल अगर पूरा ले ले, आपने पूरा बोला 2 मिनट, मेरा सवाल पूरा हो जाए। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। मेरा सवाल ये है कि ये अभी तो क्लोज नहीं है ना चीन पाकिस्तान। ये नापाक गठबंधन तो 63 से है, 2013 में सीपैक, और ये तो 63 से गठबंधन है जब हमारी जमीन पाकिस्तान ने चीन को दे दी थी। तो ये मोदी सरकार की वजह से चीन पाकिस्तान क्लोज आ गए, ऐसा तो नहीं है ना? ये नजदीकियां नई नहीं है, ये है मेरा सवाल आलोक भाई। ये तो नजदीकियां बढ़ी हैं। अच्छा, और बहुत बहुत ज्यादा बढ़ी। तो वो पिट रहे हैं इसलिए साथ आ रहे हैं ना, दोनों पिट रहे हैं ना आलोक भाई। एक मिनट, अजहर मसूद के मामले में भी हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस में जब गए थे तब की बात हो, चाहे चाइना पिछले 7 वर्षों में तमाम इंटरनेशनल फ्रंट्स पर पाकिस्तान का मदद करता हुआ मिला। पहले इतनी नजदीकियां नहीं थी। और अगर विदेश नीति इतनी अच्छी चल रही है तो सवाल पूछा गया कि 26 जनवरी पर कोई भी विदेशी मेहमान यहां क्यों नहीं आए? उसका उत्तर मिलना चाहिए था कि इसलिए हमने मेहमान को नहीं बुलाया है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इसलिए हमने किया है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, मुझे एक इंसिडेंस बता दीजिए 2014 से पहले रशिया और पाकिस्तान की इतनी नजदीकियां हो। पुतिन जा रहे हैं अब वहां पर। अमेरिका से पाकिस्तान हमेशा से क्लोज था। आज हालत ये है कि चारों तरफ से आपकी चाइना चिंता ने सही है, घेर लिया है और उसमें पूरी मदद पाकिस्तान आलोक भाई ने की है। छोड़िए ना चाइना, मेरी बात सुनिए आलोक भाई, आपके सवाल सही हो सकते हैं, लेकिन भारत पर भरोसा रखिए। भारत की सैनिक क्षमता पर डाउट मत करिए, जितने पिटते हैं सब साथ आते हैं। चीन की पिटाई, एक मिनट आलोक भाई, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। गलवान, अब मेरी बात, ये चीन पाकिस्तान असल में इनकी रोज रोज पिटाई हो रही है। अब ये पिटाई हो रही है तो वो साथ आ रहे हैं। गलवान में हड्डियां तोड़ दी हमने, इनकी 38 मार दिए, 38 क्या 50 मार दिए पाकिस्तान। अब ये दोनों पिट रहे हैं तो साथ आ रहे हैं ना, ये बदलाव है ना सर। और ये आ रहे हैं तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? वो झड़प जो हुई जनरल वो कहां पर हुई? अब मैं जनरल, हाँ ये वाला सवाल, ये वाला पर हुई? नहीं, हाँ ये सवाल लेकर जा रहा हूं। जनरल प्रसाद, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जनरल प्रसाद शायद बता पाएंगे। जनरल प्रसाद, ऐसा है क्या कि इस सरकार की 14 के बाद मोदी सरकार की विफल नीतियों की वजह से चीन पाकिस्तान साथ आ गए और यह भारत के लिए बड़ा खतरा है, जैसा राहुल जी कह रहे हैं कि आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर बड़ा खतरा है, रुक जाइए, खतरे से खेल रहे हैं आप। जनरल प्रसाद, उसके बाद सोहेल सेठ जी। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, धन्यवाद। आपने मुझे इस प्रोग्राम पे निमंत्रित किया है एज ए मिलिट्री, एज ए डिफेंस एनालिस्ट। जी सर। इसलिए मैं पॉलिटिकल बात में तो नहीं जाना चाहता। सबसे पहले जो आपके पहले वाले स्पीकर जो कह चुके हैं, वो कह चुके हैं अक्षय चिन्ह के बारे में, वो कह चुके हैं वहाँ सड़क कब बनी, वो कह चुके हैं कि सक्षम वैली में क्या हुआ, वो कह चुके हैं कि तिब्बत किस तरह से हुआ, वो सब बातें बता चुके हैं आपको। तो इस तरह से मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहता, केवल ये कहना चाहता हूं
कि अगर आपको इस समय किसी व्यक्ति को, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको जरा सा भी शक है कि चाइना हम पर भारी पड़ेगा, भारी पड़ रहा है, तो इसके मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दिखा देता हूं। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ढोकलम। ढोकलम में क्या हुआ? देखिए, एक बात समझनी चाहिए कि मिलिट्री स्ट्रेंथ और डिप्लोमेसी दोनों स्ट्रांग होंगी तो हम जीत सकते हैं, वरना अगर दोनों में से एक भी कमजोर हो गई तो जीतना आजकल के जमाने में बड़ा कठिन हो जाता है। ढोकलम में क्या हुआ? मिलिट्री बड़ी स्ट्रेंथ स्ट्रांग थी, डिप्लोमेसी स्ट्रांग थी, पॉलिटिकल विल अच्छी थी, डोकला में स्टेलमेट होकर खत्म हो गया। अब जो चाइना वो कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने, जो हम कर रहे हैं वो हमें मालूम है, वो सबको बताने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा, आपने गलवान में दुन लिया, उसके बारे में भी सबका व्याख्यान हो गया कि कितने उनके मारे गए और कितने हमारे मारे गए, और मुठ्ठा हाथ से लड़ाई हुई, हथियार किसी के पास थे नहीं, क्योंकि उस जमाने में जबकि ये ट्रीटी हुई थी उसमें यह फैसला हुआ था कि इस किस्म की एक्टिविटी में कोई हथियार लेके नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? कैलाश रेंज पे भारत सेना ने कब्जा कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान, चाइना घबरा गया, उसने फिंगर से विड्रॉ करना पड़ा। आज की तारीख में लेट अस कम टू टुडे, इसकी हिस्ट्री तो काफी हो गई और मैंने भी थोड़ी बहुत आपको दोहरा दी। इस वक्त जो हमारी बातचीत चल रही है चाइना से, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चल रही है। जितने सैनिक, जितनी मिलिट्री पावर चाइना ने लद्दाख में हमारे सामने इकट्ठी की है, उसकी बराबर की हमने इकट्ठी कर रखी है पिछले 1 साल से। आपको ये मालूम होगा कि पिछले साल गर्मियों में जब पहला रफाल आना शुरू हुआ था, उस समय चाइना को यह लगा कि फ्रॉम द एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू दे आर वेरी वीक। उनके जो एयरपोर्ट्स थे, उनके जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स थे, वो ऐसी जगह पर थे जहां से कि वो इतना इफेक्टिव नहीं हो सकते थे जिस तरह के हमारे एयरबेसेस से हमारे जहाज इफेक्टिव हो सके थे। पिछले 1 साल में चाइना ने क्या किया? पिछले 1 साल में चाइना ने अपने एयरफील्ड को और बढ़ाया, अपनी एंटी एयरक्राफ्ट की ड्रिल्स बनाई, उसके लिए हथियार प्रोक्योर किए, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाए। हमने क्या किया? हमने उसकी बराबर की चोट की तैयारी करते रहे। अगर उन्होंने 100,000 ट्रूप्स को वहां इकट्ठा किया, हमारे भी वहां 100,000 साथ आ रहे हैं तो हमारे लिए खतरा है। लगाए, उन्होंने राहुल जी आगाह कर रहे हैं, उन्होंने ड्रोन्स लगाए, उन्होंने सब किस्म की चीज हमने भी लगाए। तो आज आप देखिए 14th कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, उसमें हमने अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर रखा है फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, तो उसमें बातचीत बनी नहीं। अभी 15th कोर कमांडर्स मीटिंग होने की संभावना है, जब होगी देखा जाएगा। लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए, जो आपको एक लफ्ज में जवाब दे देता हूं, कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो रही है टॉक्स, तो क्यों नहीं हो रही है? या तो हमें केव इन कर जाना चाहिए अगर हम वीक हैं तो। अगर वीक होते तो हम कहते भैया ठीक है, हमारी जान छोड़ो तुम। लेकिन हम स्ट्रांग हैं, और स्ट्रांग है तो इसलिए हम कहते हैं बात हमारी माननी पड़ेगी तुम्हें। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हमें तुम्हें वही दिखाएंगे जो गलवान में दिखा चुके हैं, वही करके दिखाएंगे जो कैलाश रेंज में करके दिखा चुके हैं। तो आपको इस चीज से एक चीज समझनी चाहिए कि जबकि 14th कॉन्फ्रेंस ठीक नहीं हो रही है, चाइना नहीं मान पा रहा है, हम नहीं मान रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी? अगर हम कमजोर होते तो मैं मानना पड़ता ना। हम तो स्ट्रांग है, तो क्यों मानेंगे उसकी बात? और वो बात, और अभी देखिए 15th बात होगी, हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारी जो डिप्लोमेसी है, बार-बार ये कहा जा रहा है, हमारी जो मिलिट्री पावर एंड स्ट्रेंथ है, मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं, प्लीज डोंट डाउट द कैपेबिलिटी। कोई डाउट नहीं है, मैं भी इसलिए शुरुआत से लेकर पॉलिटिकली झगड़ा करते रहे। नहीं, कोई झगड़े में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब बात पार्लियामेंट में बोले, वो बड़े बिहारी एक पार्लियामेंटेरियन है, आई हैव नो कमेंट्स एट ऑल। Exactly. माय कमेंट इज प्योरली बेस्ड ऑन द सिचुएशन Exactly. एज मिलिट्री टू मिलिट्री एंड जनरल प्रसाद, इसलिए मिलिट्री एंड द स्टेटस ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बॉर्डर इश्यूज। जनरल प्रसाद, इसलिए मैंने शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ ये कहा है, कांग्रेस, बीजेपी, मोदी, राहुल का सवाल नहीं है, सवाल देश की सेना पर भरोसे का है। ये चीन की कोई औकात और हैसियत नहीं है, इतनी गंदी पिटाई हुई है, हड्डियां तोड़ दी, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी हमने, 38 डुबोकर मार दिए। अब हिम्मत नहीं है। अब चीन पाकिस्तान साथ आ रहे हैं तो हमारे लिए खतरा है, हमें अपनी सेना पर भरोसा है। मैं अब सुहेल सेठ के पास जा रहा हूं, फिर मैं शहजाद और आलोक भाई आपके पास आऊंगा। सुहेल सेठ का एक कमेंट। सुहेल भाई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि राहुल जी आगाह कर रहे थे, उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है और वो आगाह कर रहे थे खतरे से। आपने भी भाषण सुना होगा। सुहेल सेठ, आपका कमेंट। देखिए, मैं इन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पढ़ना नहीं चाहता। मैं ना ही जनरल प्रसाद की तरह एक मिलिट्री एक्सपर्ट हूं। मैं एक आम नागरिक हूं, और जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं वो मुद्दे सही हैं। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, और सरकार ने दिया है। देखिए, हमारे जो जवान हैं, हमारी जो आर्मी है, डिफेंस सर्विसेज है, उन पे हमें सब पे भरोसा है और गर्व भी है। तो वो बात हर वक्त दोहराने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई एंटी इंडिया नहीं है।
मुद्दे राहुल गांधी ने क्या क्या उठाए? नंबर 1, पाकिस्तान चाइना विल कम टुगेदर। ये हुआ है, पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। मेरे ख्याल में शहजाद, जिसके लिए मुझे बहुत प्रेम और रिस्पेक्ट है, इसे आपको राज्यसभा में डालना चाहिए, क्योंकि वहां जो बीजेपी के लोग हैं वो तो ना बोल सकते हैं, ना उनमें क्षमता है कि फैक्ट्स से रिस्पॉन्ड करें। अब जयशंकर का ये क्या मतलब था कि आप उनको एक हिस्ट्री लेसन पढ़ाइए? राहुल गांधी ने आज की बात उठाई है, आप आज की बात पे जवाब दीजिए जी। और वो जवाब आप ट्रांसपेरेंटली दीजिए। अब राहुल गांधी ने कहा कि 23 करोड़ लोग पॉवर्टी में घुसे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। देखिए, एक बात है, राहुल गांधी शायद फैक्चुअल नहीं हो या हो, पर जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वो मुद्दे काइंड ऑफ दे स्टिक। आपको याद है जब उन्होंने सूट बूट की सरकार का नाम दिया था, दो साल के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हट हो गया था। तो मेरा ना तो राहुल गांधी के लिए कोई सपोर्ट है, ना बीजेपी के लिए। मैं कह रहा हूं कि जो हम आम नागरिक हैं, आप तो मीडिया जगत के दिग्गज हैं, जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो मुद्दे गलत नहीं है। उन्होंने क्या मुद्दा उठाया कि आर वी सिक्योर एज अ कंट्री? वो मुद्दा सही है। क्यों नहीं हमको सरकार बताती कि अगर हम आपने कहा कि हमने गलवान में उन्होंने खूब पीटा है, अरे वो तो बात की बात है, अब हम सिक्योर हैं कि नहीं? नंबर 2, जैसे जनरल प्रसाद ने बहुत सही कहा, जनरल प्रसाद की टिप्पणी मिलिट्री पे थी, पॉलिटिक्स पे नहीं। शहजाद मेरा दोस्त भी जानेगा कि आज की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं जवाब देती? अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि 23 करोड़ लोग पॉवर्टी में घुसे हैं, आप प्रिविलेज मोशन लाइए अगर वो गलत है, अगर वो आंकड़ा गलत है, अगर वो झूठ है। पर हर वक्त ये कहना कि आपके टाइम पे ये हुआ था, भाई हम आपके टाइम पे तो है नहीं। मोदी जी की सरकार तो अब 7 साल चल रही है, तो आप कितना भरोसा देंगे कि 1962 में क्या हुआ, 1963 में क्या हुआ? लोगों को गुमराह करने की अगर राहुल गांधी की चेष्टा है तो उस चेष्टा को आपको निफल करना पड़ेगा विद फैक्ट्स। और वो फैक्ट्स आज के फैक्ट्स होने चाहिए, विद फैक्ट्स और आज के फैक्ट्स होने चाहिए। 1962 में क्या हुआ, 1981 में क्या हुआ, राजीव गांधी ने क्या किया? हाँ, हिस्ट्री क्लासेस नहीं। मेरा शहजाद कहना है राहुल गांधी जी से भी और जो भी हमारे पार्लियामेंट के सदस्य हैं, ठीक देश शहजाद हम सबका देश है। बिल्कुल, हमें इस देश के साथ ना खिलवाड़ करना चाहिए, जी, ना हर वक्त मैं पॉलिटिक्स। जवाब दे ठीक ये जो शहजाद जवाब दे रहे हैं। का माहौल है और जहां की हम लोग अपने आर्म फोर्सेस को ड्रैग करते हैं, हम अपने इकोनॉमिस्ट को ड्रैग करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली देते हैं, ये बंद होना चाहिए। और राहुल गांधी को मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि भाई देखिए, आप सहज हिसाब से, धैर्य से, विद ग्रेविटास आपको बोलना चाहिए, क्योंकि स्लोगन सब बोल सकते हैं, पर इस स्लोगन की वजह से लोग गुमराह होंगे और ये हमें नहीं चाहिए, स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ आवर लाइफ। ठीक है शहजाद, फैक्ट्स की बात करिए, हिस्ट्री क्लासेस नहीं, आज की बात करिए, जो उनके आरोप है जवाब दीजिए। ये बोल रहे हैं सोहेल से। फैक्ट्स की बात कर रहा हूं और आज की बात कर रहा हूं। दो मुद्दे सोहेल जी ने उठाए और दोनों मुद्दों पर आज एक वो 23 करोड़ वाला है और विदेशी मेहमान नहीं मिल रहा था, एक 23 करोड़ वाला और एक विदेशी मेहमान नहीं मिल रहा था गणतंत्र दिवस में बुलाने के लिए, और तीसरा आपकी कमजोर नीति के चक्कर में मिल गए। ये 3 है, तीनों का जवाब दीजिएगा। ये 3 आरोप लगाए। ठीक है, तीनों मुद्दों पर आप प्लीज मुझे अब जवाब बोलिए। तीनों मुद्दों पर आज की डेट में क्या हो रहा है? जनरल प्रसाद हमारे साथ बैठे तो एक भी शब्द झूठ नहीं बोल सकता। डीएसडीबीओ रोड, जिसको कई वर्षों तक उसकी अनदेखी की गई थी, जो कि बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड है, और इंडिया चाइना का जो एलएसी है और बॉर्डर है उसके पास जो रोड जाता है, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है, उस पर हमने आज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया है। पहले AK एंटनी कहते थे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए जबकि झड़प हुई तब भी हमने गलवान नदी पर जो ब्रिज थी उसको पूरा किया और कंप्लीट किया और संदेश दिया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने ब्लैक टॉप, रेजांगला, रेकिनला, चुशुल एरिया में वो टॉप स्ट्रेटेजिक टॉप्स को ऑक्यूपाई किया। 50 वर्षों में वो पहली बार हुआ। यहां पर हमारे साथ एक मिलिट्री एक्सपर्ट बैठे, उनको पूछिए उसका क्या सिग्निफिकेंस है। मैं आज की बात कर रहा हूं, क्या हमने किया, और ये कमजोर नीति नहीं, ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उरी में जब हमला किया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब उन्होंने पुलवामा किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। गलवान में भी उनके 20 उन्होंने हमारे शहीद किए, तो उधर भी 50 लोगों को मारने का काम किया, और उसके अलावा भी जो हम लोगों का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था उसको साधने का काम किया। इकोनॉमिक जो फ्रंट है उस पर भी उनके ऊपर किस प्रकार से हमने
केवल ऐप्स पर नहीं बल्कि उनको 5G से कैसे बाहर किया ये भी आप जानते हैं। उसके अलावा भी ये बात कर रहे हैं कि आज ट्रेड बढ़ा है। अरे भाई साहब, आपके जमाने में 3,500% ट्रेड बढ़ा था, वो आपने आरसेप में जाने की जल्दबाजी दिखाई। ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि आरसेप में आपने चाइना का पैसा लिया था। अब दूसरी बात स्ट्रेटेजिक एरर। हमने 300, हाँ इन्होंने कहा, हाँ राहुल गांधी ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में, ध्यान से सुनिए अमन जी, राहुल गांधी ने कहा हमने जम्मू कश्मीर में स्ट्रेटेजिक एरर किया है। क्या स्ट्रेटेजिक एरर किया? 370 और 35A की दीवार तोड़ी, अलगाववाद परिवारवाद की दीवार तोड़ी, और आज लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है। वहां पे वाल्मीकि समाज को, महिलाओं को अधिकार मिला है, डीडीसी चुनाव हुए हैं, आतंकवाद और पत्थरबाजों पर हमने कमर तोड़ हमला किया है, अलगाववादियों को जेल भेजा है। ये स्ट्रेटेजिक एरर है हमारा स्ट्रेटेजिक एरर है कि आज भारत का और जम्मू कश्मीर का भौगोलिक ही नहीं रूहानी एकीकरण हुआ है, और आज दिल और दिल्ली की दूरी मिट्टी है। आज वहां पर विकास के कार्य हो रहे, सेंट्रल लॉज लागू हो रहे जम्मू कश्मीर में। आज वहां पर पत्थरबाज और अलगाववाद को नहीं बल्कि राष्ट्रवाद को तवज्जो दी जा रही है। ये स्ट्रेटेजिक एरर है। मैं जानना चाहता हूं आलोक शर्मा जी से, सवाल आपकी गलत नीतियों के चक्कर में चीन पाकिस्तान मिल गए और ये खतरा है। रुक जाइए, संभल जाइए, उनकी सलाह है, रुक जाइए, आप खतरे से खेल रहे हैं। ये है सवाल और ये है सलाह राहुल गांधी की, इसका जवाब दीजिए। अरे उनकी सलाह और सवाल पे उनको मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप बता दीजिए, जब 71 का भी युद्ध हो रहा था तो चाइना ने भारत को धमकी देने की कोशिश की थी। उससे पहले भी 63 में भी उन्होंने ये कार्यक्रम किया था। तो आप बता देते, आपने तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल सीट दे दी उनको। आप बता देते, आपने तो अक्साई चीन का हजारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया दे दिया। आप अगर इतने जानकार थे, आपके परिवार के लोग, तो आपने ये जमीन वापस लेने का काम क्यों नहीं किया? और मैं आपको फिर भी एक सवाल मेरा जान पूछ लीजिए उनसे। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में स्ट्रेटेजिक एरर की है। वो बता सकते हैं आलोक जी कि क्या स्ट्रेटेजिक एरर है? क्योंकि पाकिस्तान तो स्ट्रेटेजिक एरर मानता है 370 हटाने को। क्या राहुल गांधी भी पाकिस्तान की तरह स्ट्रेटेजिक एरर मानते हैं 370 हटाने को? और जहां तक पॉवर्टी का सवाल है, पॉवर्टी का सवाल, और रिपब्लिक डे, दोनों पे जवाब देने। दोनों का लूंगा मैं, दोनों का लूंगा। पहले आलोक जी जवाब दे दें। रिपब्लिक डे पर झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, रिपब्लिक डे वाला भी बता दीजिए। हाँ, रिपब्लिक डे वाला भी बता दीजिए। हाँ, रिपब्लिक डे, एक मेहमान नहीं मिला, विदेशी मेहमान भारत को बुलाने के लिए। रिपब्लिक डे पर चीफ, हाँ ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से वो गेस्ट नहीं आ पाए। यूके का भी आपको पता है। और जो 5 सेंट्रल एशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो 27 तारीख को समिट के माध्यम से जुड़े थे हमारे साथ। 27 तारीख को। ये पूर्ण तरीके से झूठ है। कोविड और ओमिक्रॉन की वजह से अगर हम बुला लेते तो बोलते कि देखो आपने उन देशों से बुला लिया जहां पर कोविड था, आप तो कोविड विस्फोट कर बता दिया। आपने बताया ना बुलाए तो बोलते हैं कि मध्य एशिया के 5 देशों के राष्ट्रपतियों को भारत आना था। 27 जनवरी 2022 को पीएम मोदी के साथ वर्चुअल बैठक भी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो ये कहना ठीक है। अब आलोक जी, अब आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। फिर जनरल प्रसाद मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके बोलिए आप आलोक भाई। सबसे पहली चीज तो क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई हैं? विदेशी मेहमान नहीं आ सकते, बाकी सब आ सकते हैं, इसलिए बेतुका लगता है ये कुतर्क। दूसरी चीज, क्या धारा 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं आज की तारीख में? हाँ या ना, उत्तर दे के जाइएगा शहजाद। 1971 की बात करते हैं। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हमने। अब बात आती है, अभी प्रसाद साहब ने कहा कि 14 राउंड की बातचीत हुई और विफल हो गई। मैं पूछना चाहता हूं 14 राउंड की बातचीत किस लिए हो रही है? अगर वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है, जैसा कि मोदी ने कहा, ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना बैठा है, ना उठा है, तो ये बातचीत क्यों हो रही है? किस बात के लिए हो रही है? 20 जवान हमारे शहीद हुए, वो कहां पर हुए आज तक केंद्र की सरकार ने नहीं बताया। तीसरी चीज, इन्होंने कहा कि साहब वो अगर 1 साल का, पिछले साल का आंकड़ा देखें हम, तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है 4.6 करोड़ लोग बीपीएल लाइन से नीचे चले गए बेरोजगारी से। क्या ये भी गलत है? केवल 19-20 में, केवल नवंबर के महीने में 22 लाख लोगों की जॉब चली गई। ये सीएमआई का आंकड़ा है। क्या ये भी गलत है? मैं समझता हूं कि सरकार को सकारात्मक रूप पे माननीय राहुल गांधी जी के जो वक्तव्य हैं उन पर उत्तर देना होगा। अच्छा, एक अगर सवाल उत्तर नहीं दे सकते हैं तो देश को गुमराह मत कीजिए। नहीं, सवाल बिल्कुल जवाब देने चाहिए जो सोहेल सेठ ने कहा, बिल्कुल सही। इतिहास की हिस्ट्री क्लासेस नहीं, आज की बात करिए। मेरा एक सवाल है, फिर मैं जनरल प्रसाद आपके पास आऊंगा। आलोक भाई, एक सवाल मेरा ये है, ये जो बयान है राहुल गांधी का कि सरकार की गलत नीतियों के चलते देश के आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है, आप खतरे से खेल रहे हैं, खतरे को हल्के में मत लीजिए, चीन पाकिस्तान साथ आ चुके हैं, इसमें समस्या क्या चीन से दुश्मनी को लेकर है कि भारत दुश्मन बना रहा है चीन को, पाकिस्तान को, और भारत के दुश्मन बनते जा रहे हैं, ये समस्या है, या चीन पाकिस्तान साथ आ गए ये समस्या है? दोनों ही समस्याएं हैं। चाइना एक तरफ हमारी जमीन पर
कब्जा कर रहा है, हमारे नागरिकों का अपहरण कर रहा है, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को हर तरह का सपोर्ट दे रहा। नहीं, लेकिन आलोक भाई फिर इससे तालिबान में पाकिस्तान, चाइना आलोक और भाई रशिया दुश्मनी तो तीनों ने करनी मिलकर पड़ेगी ना। तालिबान को जिस तरह से आलोक भाई एक मिनट अच्छा नहीं अमन जी, एक मिनट। अच्छा एक मिनट आप जवाब दीजिएगा, लेकिन चाइना, बस एक काउंटर है, पाकिस्तान दुश्मनी तो और करनी रशिया पड़ेगी ने ना। जिस तरह से मिलकर अब वो हमारे आपके अफगानिस्तान हिसाब में से जो आप तालिबान कह रहे हैं वो को हमारी स्थापित जमीन किया। पे घुसने की कोशिश कर रहा है, तो मार के भगाना तो पड़ेगा, दुश्मनी तो करनी पड़ेगी ना सर। सरेंडर तो नहीं कर नहीं, सकते जो मोदी जी शहजाद तो कह रहे कह थे कि हमने नहीं, 43,000 किलोमीटर की जमीन दे दी। अब तो 1-1 इंच के लिए 56 इंच का सीना दिखा रही है ना सेना। तो आलोक भाई वही तो लड़ना तो पड़ना पड़ेगा ना। अब दुश्मनी होए सुनिए भाई, जी सुनिए। जी 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 सेना का तो 56 इंच का सीना पहले भी था, लेकिन जिन लोगों ने क्लेम किया था कि हमारा 56 इंच का सीना है, वो झूठे निकले। अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो हमारे 20 जवान शहीद क्यों हुए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर कोई ना घुसा है, ना कोई आया है, ना गया है, तो भी 14 राउंड की बातचीत क्यों हो रही है? तीसरा सवाल, अच्छा आप कह रहे हैं कोई घुसेगा तो मार के भगाना पड़ेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कोई घुसा ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मोदी आलोक जी भाई झूठ नहीं बोल नहीं, रहे हैं। अच्छा मैं इसका जवाब दे सकता हूं, मैं दूंगा। 2013 का बॉर्डर डिफरेंस एग्रीमेंट है, वो पढ़िएगा उसको। एक मिनट सुनिए, नहीं नहीं मैं बता रहा हूं आपको, वो एरिया ऑफ डिफरेंसेस होता है। एक मिनट रुकिए सर, वो लाइन ऑफ परसेप्शन है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, वो वास्तविक नियंत्रण रेखा है। वो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वो लाइन ऑफ परसेप्शन है। उसके लिए आलोक भाई अब आपने मेरे से सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। आपने बोला मैं झूठ बोल रहा हूं या मोदी झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। फिर आप मेरी बात सुनिए। अब आप सर मेरी बात सुन लीजिए। आप वो एलएसी के पार हुए थे या हिंदुस्तान की भूमि पर हुए थे? नहीं, हिंदुस्तान की भूमि। चलिए मैं जनरल प्रसाद जवाब देंगे, लेकिन सर आलोक भाई सुनिए। नहीं, आप 2000 हाँ बताइए, मैं जवाब दे देता हूं आपको, मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब दे देता हूं। प्रसाद जी को नहीं पता। चलिए नहीं पता, अच्छा अच्छा उनको नहीं पता, जनरल प्रसाद को नहीं पता। सर सुनिए 20 जवान 2000 शहीद अब हुए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ये नहीं अब मेरी बात बताइए कि सुनिए, हमारे जवान अब मेरी बात शहीद सुनिए हुए सर। हैं। जनरल प्रसाद को नहीं पता, आपको पता है। चलिए ठीक है, सुनिए 2013 बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट सुनिएगा, उसमें एरिया ऑफ डिफरेंसेस होता है जिसमें दोनों देश क्लेम करते हैं, उसको एरिया ऑफ डिफरेंसेस कहा जाता है। सर जनरल प्रसाद आप समझा दीजिए, ये बार बार हर बार सवाल उठता है और मैं थक गया हूं आपसे पूछ कर। आज आप फिर जवाब देंगे, जब कोई घुसा नहीं तो बातचीत क्यों हो रही थी, लड़ाई का हो रही थी, जवान का शहीद हो रहे थे। आज वंस फॉर एंड ऑल खत्म करके एक बार जवाब दे दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से। सफाई नहीं सेना को देनी है, लेकिन आप फिर भी जवाब दे दीजिए आलोक जी। ऐसा है कि इनको किसी किस्म का जवाब सुनना नहीं है, तो इसलिए मेरा टाइम वेस्ट में। मैं इनका एक और सवाल का जवाब देना चाहता हूं। इनको एक बात समझनी चाहिए, इनको ही नहीं बल्कि हम सबको समझनी चाहिए, और सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए जनरल प्रसाद एक बार। अरे भाई आप तो सरकार से पूछ लीजिएगा, हम सरकार नहीं है, हम तो रिटायर्ड जनरल ये हुई ना, भाग गए ये। देखिए सबसे बड़ी बात समझनी चाहिए आजकल के जमाने में, वॉर इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ये गलत है आलोक जी, ये गलत है आलोक जी। अरे भाई अगर बात करनी है तो करो यार, तो रहने दो हमें। ये सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? गलत है आलोक जी, सुन लीजिए ना, वो सेना की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। आपकी बात हो गई पॉलिटिकल बात, अब मिलिट्री की तरफ से भी बात सुन लीजिए 2 मिनट आलोक जी। ध्यान से सुनिएगा जरा। हाँ ठीक, देखिए लड़ाई इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर एनी कंट्री। लड़ाई में सिर्फ नुकसान होता है, हम नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो, तो इसलिए हम कहते हैं कि मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड डिप्लोमेसी गो हैंड इन हैंड। आपने कहा कि 14 टॉक से क्या निकला? कुछ नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी स्ट्रांग है, हमारी मिलिट्री स्ट्रांग है, हमारी मिलिट्री इज बैकिंग डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी इज बैकिंग द मिलिट्री, एंड देयरफॉर चाइना कुड नॉट एग्री टू अस एंड वी कुड नॉट एग्री टू देम। इसका क्या माने मैंने पहले समझाया आपको। अगर हमारे कमजोरी होती तो हमें मानना पड़ता, लेकिन हम कमजोर नहीं है। दूसरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको बताता हूं, आप पाकिस्तान और चाइना को साथ मिलाकर बात करना चाहते हैं तो पिछले साल आपको याद होगा, अगर आप टेलीविजन में सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे कि पाकिस्तान को एक्साइट किया जा रहा है, इंसाइट किया जा रहा है कि आप भारत को वहां से टेररिस्ट भेजें वेस्टर्न साइड से, जाके स्कर्दू वगैरह से। तो पाकिस्तान ने काफी कोशिश की, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आ पाया। उससे क्या साबित हुआ कि भारत सेना की तैयारी वेस्टर्न फ्रंट में भी उतनी ही पुख्ता है जितनी चाइना के साथ नॉर्दर्न फ्रंट में है। अब आप बात करते हैं गलवान की, वो तो मैं कई दफा समझा चुका, लेकिन आप नहीं समझना चाहते तो आपकी खुशी की बात है। दूसरी बात सुनिए कि कैलाश रेंज पर कब्जा करना, आलोक शर्मा बार बार ये पूछ रहे हैं, और जब हमने कैलाश रेंज पर कब्जा किया तो चाइना के छक्के छूट गए थे, ये आपको मालूम है। सो इफ यू लुक इट इन द ओवरऑल मिलिट्री टू मिलिट्री सिचुएशन, देयर इज नो डाउट इन एनीबॉडीज माइंड दैट वी आर वेयर वी शुड बी एंड द कंट्री शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट द मिलिट्री इज डूइंग along with the diplomacy and the political guidance। अच्छा चलिए एक मिनट आलोक शर्मा मैं पूछ रहा हूं, 1 मिनट आलोक शर्मा 1 मिनट मैं सवाल पूछ रहा हूं आपके लिए। आलोक जी 1 मिनट,
आलोक जी, जनरल प्रसाद, एक मिनट, जनरल प्रसाद, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अगर आप एक बार फिर से बता पाए, जब कोई घुसा ही नहीं तो ये गुत्थम गुत्ता कहां हो रही थी, इतने दौर की बातचीत कहां हो रही थी? पीएम ने कहा ना कोई आया ना कोई गया। ओके, एक बार ये समझा दीजिए, मैं बताता हूं। आलोक जी, गलवान का बताता हूं, बीच में गलवान का बताता हूं। परसेप्शन लाइन तो खैर 12-13 परसेप्शन लाइन है, गलवान का केवल बताता हूं। देखिए बातचीत, देखिए समझिएगा, गलवान में बातचीत हुई दोनों सेनाओं की और डिसीजन हुआ कि वहां पे जहां चाइनीज थे वो विड्रॉ करेंगे और जहां पर हम थे हम विड्रॉ करेंगे। नो मैन लैंड बनेगी। नो मैन लैंड बन गई वहां पे गलवान में। जब नो मैन लैंड बन गई और हमारे सिपाही अपनी जगह जहां बातचीत हुई पर आ गए और चाइना वापस चला गया, उसके बाद चाइना ने अपना भरोसा तोड़ा, हमारा भरोसा तोड़ा और फिर वहां घुस आए। जब दोबारा घुस के आए तो भारत की सेना ने, चाइना की फोर्स घुसी, मैं यही सुनना चाहता था। घुसी। अरे भाई बात तो सुन लो यार, बात तो सुन लो मेरे भाई, गुस्सा मत करो, बात सुन लो ना। आलोक भाई, जब दोनों फौज, सुन लो एक मिनट प्लीज, दोनों सेना जब अलग हो गई और एक नो मैन्स लैंड हो गई, उसके बाद जब दोबारा वो वहां पे वादा तोड़ कर आ गए तो हमें क्या करना था? हमने जाके उनको वहां से लखेड़ दिया। जब लखेड़ा उसमें, जो कि पुरानी ट्रीटी के बाद अमन कर चुके हैं, उस समय हथियार नहीं ले जाए जा सकते थे। बिना हथियार के उनके कमांडोज आए थे लड़ने के लिए। हमारी तो ऑर्डिनरी इन्फेंट्री सेना थी। हमारे तो बाबूजी थे बिहार रेजिमेंट के, पंजाब रेजिमेंट के बच्चे थे। आपने बोला जनरल प्रसाद, एक मिनट, आलोक एक मिनट, आलोक जी, मैं पूछ रहा हूं, 50-60-100 ये सवाल बार-बार है नदी में जनरल प्रसाद, और उनको पिछाड़ के भेज दिया वहां से बिल्कुल वापस। सही। जनरल प्रसाद, आपने कहा वो वापस गए, क्या मतलब वो घुस आए थे? क्या वो भारतीय जमीन में घुस आए थे? तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा, वो कह रहे हैं, आपने कहा वो वापस खदेड़ा, इसका मतलब क्या वो घुस आए थे? जनरल प्रसाद, ये अपॉइंटेड सवाल। नो मैन्स लैंड घोषित कर दी जाती है जहां पे ना आप जाएंगे ना हम जाएंगे, इसका फैसला बाद में होगा। अब अगर आपको पता है कि कितनी परसेप्शन लाइन चल रही है लद्दाख के अंदर, इस समय 13 परसेप्शन लाइन चल रही है। वो कहते हैं हमारी लाइन यहाँ, हम कहते हैं हमारी लाइन यहाँ है, बातचीत वहीं रुक जाती है। ये पिछले कितने सालों से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है ये, हमारे जो तब से चला आ रहा है ये। बचाओगे सरकार को? आलोक जी, नो मैन्स लैंड बता तो दिया, दोनों देश। मुझे एक सरकार को नहीं बचा रहे हम देश को बचाएंगे। हम सरकार का, हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं, हम देश को बचाएंगे। जो भी सरकार हमको हुक्म देगी, जो भी सरकार चलाएगी, हम उस सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने बांग्लादेश लिबरेट करके दिखाया, तो वो भी सरकार थी ना कोई। तो आप ये मत कहिए कि फौज अपनी मर्जी से काम करती है। फौज किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करती, फौज देश के लिए काम करती है। जो भी सरकार देश चलाएगी, उसको जो पॉलिसी होगी उस पर हम काम करेंगे। पुरानी सरकार ने कहा कि बांग्लादेश को लिबरेट करा दो, हमने लिबरेट करा दिया, लेकिन उसके बाद 90,000 प्रिजनर हम लेकर आए। उस पर क्या हुआ उसकी बात ना करें तो बेहतर है, उसकी बातचीत फिर पॉलिटिकल हो जाएगी। हमने 90,000 प्रिजनर पाकिस्तान को बिना किसी एग्रीमेंट के वापस कर दिए, वो बात दोबारा करेंगे, कभी सोहेल शेख साहब से करेंगे। लेकिन आज समझ लीजिए कि वी आर द आर्मी ऑफ द कंट्री, नॉट एन आर्मी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। We will run the country as a safe position। उसमें हम चलेंगे जिस तरह से पॉलिटिकल गाइडेंस, जिस तरह से पॉलिटिकल पॉलिसी बनेगी, जिस तरह से डिप्लोमेसी हमारे साथ मिलकर काम करेगी, और हम डिप्लोमेसी के साथ मिलकर काम करेंगे। So please understand that we are not an army of a political party or a B political party or a C political party. We are an army, a national army of the country. Whoever runs the government, we will follow the policies of the government and look after the national security, whether it's from Pakistan, whether it's from China, or whether it's internal security relating to terrorism. Please understand this once and for all. चलिए सोहेल सेठ, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। सोहेल सेठ, आपने कहा कई सवाल उठाए गए, कई तरह के सवाल उठाए। एक, हाँ शहजाद, उसके बाद एक और सवाल पर जो आपत्ति है वो ये है कि न्यायपालिका लोगों की आवाज दबाने का हथियार, इस पर बहुत आपत्ति हुई। न्यायपालिका लोगों की आवाज दबाने का हथियार। सोहेल सेठ, मुझे बहुत दुख है और मैं आलोक जी को और आलोक जी के द्वारा राहुल गांधी को ये एक संदेशा पहुंचाना चाहता हूं कि आप हालांकि मोदी जी से नफरत करें, भारतीय जनता पार्टी से नफरत करें, सबसे नफरत करें, पर देश की इंस्टीट्यूशंस से नफरत मत कीजिए। देश की इंस्टीट्यूशंस को नीचा मत दिखाइए अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। जैसे जनरल प्रसाद ने सही कहा, हमारी आर्मी हमारी शान है, हमारा गर्व है, हमारी प्राइड है। आप अगर बार बार ये कहते रहेंगे कि इतने लोग मरे, इतने लोग नहीं मरे, ये झूठ है, ये सच है, ये मनोबल आर्मी का इफेक्ट होता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, हमारी आर्मी हर वक्त हमेशा हमें डिफेंड करती रहेगी और करती रही है। नंबर 2, ये जो टिप्पणी राहुल गांधी ने की जुडिशरी पे,
ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल टिप्पणी है, क्योंकि जो आम आदमी जो हर वक्त समझता है कि अगर सरकारें भी डूब जाएं और अगर सरकारें झूठ बोले तो एक ही रिकॉर्स है और वो है जुडिशरी। अगर आप सांसद के नाते इन पार्लियामेंट विच इज द क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पे आप अगर जुडिशरी पे हमला टानेंगे, ये कोई क्या रिस्पॉन्सिबल बात है? राहुल गांधी ने जो भी मुद्दे उठाने हैं उठाएं, पर मुद्दे उठाने के साथ इंसल्ट करने की क्या जरूरत है? दैट इज माई वरी। माई वरी इज आलोक जी सेंसिबल आदमी है, आलोक जी, ही इज अ रीजनेबल मैन। पहले शहजाद, राहुल उसके गांधी बाद इज आप। ऑल्सो होपफुली सेंसिबल, बट टू कॉन्स्टेंटली अटैक एवरी इंस्टीट्यूशन जस्ट टू प्रूव नरेंद्र मोदी रॉन्ग। आप मोदी को अटैक करिए, आप भारतीय जनता पार्टी को अटैक करिए, आप इंडियन आर्मी को क्यों अटैक कर रहे हैं? इंडियन जुडिशरी को क्यों अटैक कर रहे हैं? क्या कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगी इस देश में क्योंकि राहुल गांधी को मोदी से नफरत है? क्या कोई इंस्टीट्यूशन का माने नहीं हमारे देश में? ये कौन सी सरकार है, कौन सी ऑपोजिशन बहुत बड़ी टिप्पणियां की टू गई। अपोज फॉर पहले मुझे ऑपोजिशन मौका से? दीजिए। नेहरू ने कहा था, गलत बात है, वो नेहरू के ग्रेट ग्रैंडसन है, तो वो क्या ये बात नहीं समझते? आप कॉन्स्टिट्यूशन को मिसकोट करते हो, आप इंस्टीट्यूशंस के साथ खिलवाड़ करते हो, आप इंस्टीट्यूशंस को डाउट में डालते हो, इंक्लूडिंग द जुडिशरी। ये कौन सी समझ की बात है जी? अमन जी, मैं ठीक उत्तर सर, दूंगा। देखिए आलोक जी, अमन जी, मैं आपको एक हाँ, सही से let बात me complete। मेरे पहले को तो ना शहजाद, फिर कांग्रेस से आलोक कोई लेना देना है, ना बीजेपी से, ना टीएमसी, ना किसी से। मेरी यही अपील होगी आलोक जी से और राहुल गांधी से कि भैया जो भी आपने करना है आप करिए, इंस्टीट्यूशंस को आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आपको भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक। क्योंकि आप इंडिया के पार्लियामेंट में हैं, अमन जी, बहुत छोटा वायनाड सा के जवाब पार्लियामेंट दूंगा, में बहुत नहीं, आलोक जी, कांग्रेस के टिप्पणी पार्लियामेंट में आलोक जी, नहीं, हाँ आलोक जी, मैं आप आपको इंडिया टाइम के दूंगा, पार्लियामेंट। पूरा टाइम दूंगा। पहले शहजाद, फिर आप, क्योंकि सबको इक्वल मौका देना है, ठीक है ना? शहजाद, अब आप बोलिए। एक तो ये जो आरोप है ना कि जुडिशरी को भी आप लोगों ने हथियार बना रखा है आवाज दबाने का, ये भी आरोप लगाया गया राहुल गांधी की तरफ से, न्यायपालिका। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो क्योंकि मैं राजनीतिक फ्रेटर्निटी से हूँ, जिस प्रकार से जनरल प्रसाद के साथ यहाँ पे बर्ताव किया गया, मुझे लगता है कि कमोवेश ऐसे लग रहा था कि सड़क का गुंडा ही बुला लेंगे उनको। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, और वो बीजेपी के लिए नहीं, वो देश के लिए बोलते हैं। मैं राजनीतिक फ्रेटर्निटी की ओर से उनसे माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, वो हमारी पार्टी के पक्ष में बोले ना बोले ये ज़रूरी नहीं है, परंतु देश के लिए जिसने इतनी सेवा की है उसका इस प्रकार से चरित्र हरण मुझे नहीं सही लगता। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है, देखिए राहुल गांधी लोकतंत्र में नहीं परिवार तंत्र में विश्वास रखते हैं। उन्होंने तो अपनी पार्टी को लोकतंत्र मुक्त जोन बना रखा है। वहां से कोई गुलाम से आजाद बनने जाता है तो उसके साथ क्या होता है, उसका जीता जागता भुक्तभोगी मैं खुद ही हूं। तो अपने खुद के पार्टी को लोकतंत्र फ्री बनाकर पूरे देश में लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते। जब चुनाव जीतते हैं ईवीएम अच्छा, इलेक्शन कमीशन अच्छा, पंजाब में चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन बहुत बुरा, अगर फैसला उनके हक में आता है तो बहुत अच्छा है सुप्रीम कोर्ट, अगर राम मंदिर का फैसला आता है अमन जी तो रोमवासी जो भी है, रोम विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोसते रहते हैं। इस प्रकार से कंडीशनल कमिटमेंट नहीं हो सकता। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, चलिए हमारी सरकार विफल है, हम नहीं कर पाए, एक इंच के लिए हमने नो मैंस लैंड में भी लड़ाई लड़ी तो हम निकम में नाकारा। अरे आपको तो पता है ना, अक्साई चीन तो हमारा है, इतने वर्षों से अक्साई चीन पर कब्जा था, क्यों नहीं छुड़वा दिया राहुल गांधी के परिवार ने? इतनी ताकत थी हमारी सेना में, तो ताकत थी। आलोक जी, अब आप बोलिए, लास्ट कमेंट है आलोक जी, जल्दी से 30 सेकंड। मुझे लगता है कि 4 जज सुप्रीम कोर्ट के आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि सरकार हमारे काम में इंटरफेयर कर रही है और फ्रीली काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो शायद वो सब भूल गए हैं। अभी 2-3 साल पहले की बात। और उस एक जज ने जब राम मंदिर का फैसला देने का बीच में नहीं, आलोक जी आप कंप्लीट करिए, एक बीच में मत बोलिए ना आप। हाँ, बीच में नहीं, मैं, हाँ आलोक जी 20 सेकंड्स प्लीज, मुझे वाइंड अप पहली बार ये हुआ है कि सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर कब्जा लेती है और हम सवाल भी ना पूछे। सीबीआई के डायरेक्टर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मोबाइल में पेगासस लग जाए और हम सवाल भी ना पूछें। नहीं आलोक जी, आप सवाल पूछे, लेकिन जब आप जुडिशरी पर सवाल उठाते हैं तो ये लगता है कि जज इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्या, वो कंटेम्प्ट हो जाता है कोर्ट का, जो सोहेल सेठ ने कहा था। अभी के लिए समय का थोड़ा सा अभाव था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक शर्मा, सोहेल सेठ, जनरल प्रसाद, विशेष तौर पर आपका धन्यवाद, सोहेल भाई आपका, और शहजाद पूनावाला आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब आपको जाते जाते आज चीन के खिलाफ मोदी नीति और कांग्रेस नीति में फर्क समझना चाहिए। पूरा दिन आपने चर्चा सुनी कि नेहरू मॉडल और मोदी मॉडल चीन को लेकर। राहुल गांधी संसद में कह रहे हैं कि डोकलाम
और गलवान को लेकर चीन के पास क्लियर प्लान है और मोदी सरकार की नीतियां विफल है, गलत है। चीन का प्लान क्लियर है। तो और आपको समझना चाहिए कि चीन को लेकर कांग्रेस की सरकारों और मोदी सरकार की नीतियों में बुनियादी फर्क क्या है। तिब्बत भारत के सांस्कृतिक संबंध हजारों साल, तिब्बत भारत के सांस्कृतिक संबंध हजारों साल पुराने हैं, लेकिन 1954 में, ध्यान से सुनिएगा, नेहरू सरकार ने तिब्बत पर चीन के कब्जे को सही मान लिया, जबकि मोदी सरकार ने चीन के दुश्मन ताइवान का खुला समर्थन किया, चीन को चुनौती दी। नेहरू सरकार की गलतियों की वजह से चीन ने 1962 में भारत को धोखा दिया और युद्ध के बाद भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा लिया चीन ने। अब क्या हो रहा है? जबकि गलवान के वक्त भारत ने चीन के गुरूर की गर्दन तोड़ दी। भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जे के बाद नेहरू ने संसद में, जानते हैं क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो बंजर जमीन है, वहां कुछ नहीं उगता। ये बहुत ही दिलचस्प, अगर आप इसको गूगल भी करेंगे तो आपको ये पता लगेगा। उसके बाद सेना से, अंग्रेजी फौज से इस्तीफा दे दिया था महावीर त्यागी। उन्होंने कहा था कि मेरे सर पर भी कोई बाल नहीं उगता है तो क्या ये भी कटवा दूं, जब नेहरू ने कहा था कि वो तो बंजर जमीन अक्सर चीन को लेकर। नरेंद्र मोदी ने गलवान युद्ध के बाद चीन को खुली चुनौती देते हुए कि भारत एक एक इंच की जमीन की रक्षा करेगा। नेहरू आसानी से हिंदी चीनी भाई भाई नारे की साजिश में फंस गए, जबकि मोदी सरकार ने 2014 के बाद से ही चीन के खिलाफ रणनीतिक घेराबंदी की। पहले भारत के नेता पीएम बनने के बाद बड़े बड़े देशों की यात्रा पर जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा भूटान की थी। यह फर्क समझना आज बहुत जरूरी था। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।